हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के आर एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसके पहले इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट बॉडीज डेट हैव अ डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो देखिए, मैटर जो होते हैं तीन तरह के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए, इसमें जो सॉलिड होता है इसका अपना फिक्स शेप होती है और यह एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कहाँ पर? इस सरफेस में। हम ये बात करें कि एयर में या जहाँ पर भी इसे रखा जा रहा है वहाँ पर यह फिक्स शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो मान लेते हैं कि ये एक क्यूबॉइड की शेप में ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, इसकी एक अपनी फिक्स शेप होगी। अगर फिक्स शेप है, इसका अपना वॉल्यूम भी होगा, यानी कि इसने कुछ जगह भी घेर रखी होगी। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी। तो जो भी स्पेस सॉलिड बॉडी के द्वारा घेरा जाता है उसी को क्या कह देते हैं? हम वॉल्यूम कह देते हैं। अब देखते हैं सॉलिड बॉडीज अकर इन वेरियस शेप। तो बहुत सारी शेप्स होती हैं जिसमें कि हमें इस चैप्टर में जानना है क्यूबॉइड, क्यूब्स, सिलेंडर, कोन्स एंड स्फीयर के बारे में। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या नहीं पढ़ेंगे, कोन्स एंड स्फीयर को छोड़ देंगे, जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट क्लासेस में जाकर समझते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या जानना है? क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर के बारे में। तो आइए अब इसमें सबसे पहले हम जो सॉलिड है उसमें क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली क्यूबॉइड क्या रहता है? एक सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। तो देखिए 6 यानी कि 6 इसके फेस होंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब है कि देखिए ABEF, तो ये एक अपने आप में एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया। एक रेक्टेंगुलर फेस देखिए, ये पीछे की इस साइड वाला हो गया और ठीक इसके सामने की तरफ एक ये वाला फेस हो गया। हमने अब तक 3 फेस देख लिए। अब देखिए फोर्थ फेस, बिल्कुल जस्ट ABEF के पीछे वाला ये फेस हो गया फोर्थ फेस। अब अगर हम बात करें फिफ्थ फेस की, तो देखिए फिफ्थ फेस कहाँ पर है? इसके टॉप पर। देखिए ये टॉप वाला फिफ्थ फेस हो गया और ठीक इसके बॉटम वाला सिक्स्थ फेस हो गया। और ये सारे के सारे फेस कैसे हैं? रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि इसके सारे के फेस कैसे हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। इसे क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड कहा जाता है। सो बेसिकली एग्जांपल की बात करें तो हमारा मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, टी पैकेट, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से हम समझ सकते हैं कि किस तरह का क्यूबॉइड रहता है। तो बेसिकली हमें क्या जानना है? क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? तो क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। अगर हम बात करें अपने रूम की, तो रूम में भी देखिए 4 दीवार तो हमें दिखाई देती हैं अपने चारों तरफ। एक टॉप हो गया जहाँ पर कि सीलिंग फैन लगा रहता है और एक हमारा बॉटम रूफ हो गया। तो इस तरह कितने फेस हो गए? इसके भी 6 फेस हो गए। एंड 12 एजेस। अब एजेस को समझते हैं और वर्टिसेस को समझते हैं। तो एजेस से पहले वर्टिसेस समझ लेते हैं। तो देखिए वर्टिसेस किसे कहते हैं? जो इसके कोने होंगे उन्हें वर्टिसेस कहा जाएगा। तो टोटल कोनों को काउंट करिए तो देखिए 4 ऊपर हो गए और 4 ही नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 8 वर्टिसेस इसके होंगे। जबकि एजेस की बात करें तो एज कब बनता है? जब 2 साइडों को जोड़ दिया जाएगा, यानी 2 साइड जहां पर मीट कर रही होती है वहां पर बनते हैं एजेस। तो देखिए मान लेते हैं कि ये ऊपर का सरफेस है और ये फ्रंट का सरफेस है। तो ये क्या है? एक एज है, एक एज ये रही, एक एज ये रही, एक एज ऐसे और एक एज ऐसे। तो देखिए 4 तो यहाँ पर वर्टिकल एज है और 4 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एज है। 1 2 3 4। इसके अलावा देखिए 4 इस तरफ भी हैं। तो टोटल कितनी एज हो जाती हैं? टोटल 12 एज यहाँ पर हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं यानी कि इसके कोने, और 12 इसकी क्या हो जाती है? एजेस हो जाती हैं। सो एनी फेस ऑफ ए क्यूबॉइड मे बी कॉल्ड इट्स बेस। तो किसी भी फेस को क्यूबॉइड के क्या कह सकते हैं? हम बेस कह सकते हैं। 4 फेसेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड द लेटरल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए हमने बेस को समझ लिया कि बेस किसे कहेंगे। अगर हमने मान लिया कि इस नीचे वाले को बेस कहेंगे, यानी कि EHGF को हमने बेस मान लिया, तो इसके अलावा ये साइड यानी कि ADEH और इसके ठीक सामने की साइड यानी कि BCGF, इसके फ्रंट की साइड ABEF और इसके जस्ट पीछे की साइड, ये चारों साइड हमारी क्या कहलाएंगी? लेटरल फेसेस कहलाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में हमें पता चल गया। अब जैसे क्यूबॉइड होता है ठीक उसी तरीके से क्यूब भी रहता है, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था क्यूबॉइड शेप में, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन क्यूब ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कि लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, सभी इक्वल होंगी। इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं होता क्यूब और क्यूबॉइड में।
इसके भी 6 फेस थे, इसके भी 6 ही होंगे, इसकी भी 12 एजेस हैं, क्यूब की 12 एजेस होंगी और क्यूबॉइड की भी 12 ही एजेस की। वर्टिसेस भी देखिए 8 है, इसमें भी 8 ही रहेंगे। तो यह एग्जांपल हो जाता है क्यूबॉइड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस रहा, फिर सिर्फ लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें अनइक्वल होती हैं जबकि क्यूब में इक्वल रहती हैं। वॉल्यूम के बारे में हमने जाना कि वॉल्यूम वह उसे कहा जाता है जो स्पेस कोई भी सॉलिड बॉडी घेरती है, तो उसे बोल देते हैं हम उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम की अपनी यूनिट होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर क्यूब। जो फॉर्मूला होता है उससे हम यूनिट डिफाइन कर देते हैं। वॉल्यूम की और भी यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ पर क्यूब की यूनिट बता दी 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम किसे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जब कहेंगे जब कोई क्यूब ऐसा बना हो जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे क्यूब को हम क्या बोल देंगे, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू का H। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के केस में अगर हम बात करें तो L इंटू बी इंटू H, क्योंकि तीनों ही साइडें बराबर है, इसलिए यहाँ भी सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से और 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम होता है, तो हमें पता है कि पावर आपस में एडअप हो जाती है, इसलिए पावर कितनी आ जाती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो यूनिट बनती है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अलावा कोई भी यूनिट यहाँ पर रखी हो, यानी कि 2 हो लेंथ, 3 हो, 4 हो, जो भी हो उसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए लेंथ की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बेसिकली समझना है, हमें यह समझना है कि यदि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई क्यूब ले लेते हैं और उसके अंदर अगर हमने सपोज पानी फिलअप कर दिया तो कितने लीटर उसके अंदर पानी आएगा, तो उसके अंदर 1 ml वाटर उसके अंदर आएगा। वहीं पर अगर हम 1 मीटर ऐसा कोई क्यूब ले लें जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर हो, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो जैसे ही अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब यहाँ पर आता है तो इसका मतलब अगर अब इस बॉक्स में हम वाटर फिल करेंगे तो कितना पानी आ जाएगा इसके अंदर, 1000 लीटर पानी को यह अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम की कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, इसे देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर समझा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर है हमारा 1000 लीटर के। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी अच्छे 100 से करेंगे और 1 मीटर को अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर किसके है, 1000 लीटर के बराबर है। तो देखिए 3 जीरो अगर यहाँ पर है तो 3 जीरो यहाँ से अगर हम हटा दें तो 1 2 3 अगर यहाँ से हटा देंगे तो 3 जीरो यहाँ पर रहेंगी, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अगर हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लीटर। यानी 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 लीटर में हो जाते हैं हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पे जाने से पहले एक चीज़ और इसमें समझते हैं वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम में और हमें क्या समझना है। वो बेसिकली देखिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम किसी भी जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या रहता है, बेसिकली तरीका कुछ इस तरीके का रहता है कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करें क्यूबॉइड की, तो देखिए ये हमारा बेस था। अगर हम अपने रूम की बात कर ले तो रूम का देखिए ये बेस हो जाएगा, रूफ मान लेते हैं हमारे। तो देखिए इसके एरिया क्या है इस सरफेस का, सिर्फ नीचे वाले सरफेस का, तो L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है सिर्फ ये बनाया ऐसे गया है 3D बनाने के लिए, नहीं तो आप इसे सीधे सीधे ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए ये रूम, इसके ऊपर दीवारें रहेंगी, इसके ऊपर यहाँ पर दीवारें होंगी। अब इस दीवार की जितनी भी हाइट होगी उससे अगर हम इसके बेस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है बच्चे, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो बेसिकली वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू कर दीजिए इसको हाइट से। जब हाइट के अलोंग जो बेस का एरिया है वो सेम ही रहता है, यानी कि इतना ही ऊपर भी रहेगा और इतना ही नीचे रहेगा, तब हम इस फॉर्मूले के थ्रू इसके एरिया को वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द बेस, जैसे कि ये L इंटू बी, रूम का हमारे हमने बेस निकाल लिया। अब इसको थ्रू आउट द हाइट, यानी कि जस्ट इसके ऊपर की लेयर फिर इसके ऊपर की लेयर कितनी हाइट तक ये जा रही है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ये है। अब देखिए इसके बेसिस पर हम कैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनाते हैं वॉल्यूम का। तो देखिए क्यूबॉइड क्या रहता है, नीचे से इसका सरफेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है।
इसलिए हमने रेक्टेंगुलर सरफेस की वजह से इसमें क्या करा, हमने एल इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दी, यानी यह हो गया हमारा एरिया ऑफ द बेस। तो एल इंटू बी क्या हो गया, हमारा एरिया ऑफ द बेस, जैसा कि हमने बात करी, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से, इसलिए फॉर्मूला बनता है इसका एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट का मतलब है कि यदि यह यूनिट हमने मीटर में लिया है तो मीटर पर क्यूब लगा दीजिए, अगर यह यूनिट हमारी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पे क्यूब लगा दीजिए। जैसी भी यूनिट है उसके हिसाब से हमें क्यूब जरूर प्लेस करना है। अब वहीं अगर हम एरिया की बात करें, सिर्फ एरिया रहता है तो हमें क्या यूनिट बन जाती है, स्क्वायर यूनिट, तो यानी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए डायगोनल को समझते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो बेसिकली डायगोनल को समझना बहुत ही आसान है, बस हमें अपने रूम का स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें डायगोनल को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक तरीके से रूम है। अब रूम की चारों दीवारों को, ऊपर के कोने को देखिए, तो ऊपर के कोने से लेकर, अगर हम ऊपर के कोने को देखें और उस किसी भी एक साइड के कोने को पकड़ लीजिए और वहां से एक डायगोनल के स्ट्रक्चर को आप सोचिए, तो वह अपोजिट साइड में जाएगा। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। ए बी हमने मान लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो डायगोनल क्या होगा, बेसिकली ए जी क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। अगर हमें इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से हम डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें यह समझना है। तो देखिए एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ ली होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि किसी भी 90 डिग्री वाले यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, यानी कि एच स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर हम कर दें और इसका सम निकाल लें तो हाइपोटेनियस यानी कि हाइट यहाँ से फाइंड आउट, सॉरी हाइपोटेनियस यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो देखिए इसमें कैसे हाइपोटेनियस हमने निकाली है। तो बेसिकली सबसे पहला हम क्या करेंगे, ई एफ जी एच को देखेंगे। ई एफ जी एच को देखेंगे यानी कि हमारे पैरों के नीचे, यानी कि जमीन की तरफ हम जा रहे हैं। तो जमीन वाले को एक सिर्फ रेक्टेंगुलर सरफेस मानिए। तो अगर इस रेक्टेंगुलर सरफेस की बात करें तो ई से जी तक क्या हो जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ई से जी तक क्या बनेगी, एक डायगोनल बन जाएगी। अगर ई से जी तक एक डायगोनल बन जाएगी तो ये जो नीचे वाले सरफेस की बात हम कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ई एच जी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, अगर बच्चे ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो ई जी कितना निकल कर आएगा, तो ई जी आ जाएगा इस फॉर्मूले से एच बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये एल है और ये बी है, तो ई जी कितना निकल के आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से ई जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ई जी हमारा निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी ई जी निकल कर आ गई। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ई जी में। तो देखिए ट्रायंगल ए ई जी को अगर हम ध्यान से देखें तो रूम को एज्यूम करके रखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये भी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ही बना रहा है। रूम के अकॉर्डिंग सोचिएगा, अगर आप डायग्राम से देखोगे तो आपको 90 डिग्री आई है, 3D डायग्राम है इसलिए ए ई जी ट्रायंगल क्या, ये भी 90 डिग्री है। ये इसकी हाइट है। ई जी हमारे पास में आ चुका है कि जिसकी वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए जी। तो देखिए अगेन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर हम यहाँ से ए जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए जी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ ए जी स्क्वायर बराबर की, अगर हम ए जी निकालें डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई जी का स्क्वायर प्लस का ए ई का स्क्वायर, ई जी का स्क्वायर प्लस का ए ई का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ई जी का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, इसे इसके अंदर में रख दीजिए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए ई कितना है, ए ई है एच, इसलिए यहाँ पर आ जाता है एच स्क्वायर। तब जाकर जो ए जी यानी कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल है उसकी वैल्यू निकल कर आती है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की। तो देखिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो हमें जितनी भी साइड्स हैं उनका सरफेस एरिया टोटल काउंट कर लेना है, यानी कि उन सभी साइड्स के एरिया, यानी कि जितने भी फेस थे, तो कितने फेस थे यहाँ पे, 6 फेस थे, तो 6 फेस का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और सबका क्या कर देंगे हम सम, तो वह निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का था क्यूबॉइड। तो इसमें 6 फेस थे, 6 फेस में अगर इसे एल माना है, इसे बी और इसे एच, तो नीचे वाले फेस की बात करें तो देखिए एल बी
एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल LB। ठीक उसी तरीके से ऊपर भी यही सेम साइज है तो इसलिए 2 LB ऐड हो जाएंगे, 2 ही BH बनेंगे। इस साइड फेस की बात कर लें और इस तरफ के फेस की, तो देखिए LB आ गया, BH आ गया और 2 ही LH भी बनेंगे। तो इस फ्रंट फेस की और ठीक इसके बैक वाले फेस की बात करें तो LH प्लस का LH। तो अगर हम इन सबको एरिया को जोड़ दें तो हम देखेंगे 2 ही बार LB है, 2 ही बार BH है और 2 ही बार HL है, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, ट्वाइस बाहर कर दिया। और एरिया है क्योंकि ये, तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगी वो स्क्वायर यूनिट बनेगी। विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूनिट बन रही है वो स्क्वायर में आएगी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। अब बात करें जब लेटरल सरफेस एरिया की, तो हमने पढ़ा था अभी कि लेटरल सरफेस एरिया में हम बेस को और टॉप को काउंट नहीं करते, यानी कि ये साइड हमारी यहाँ पर काउंट नहीं होगी। अब बच गया सिर्फ इतना। अब इसे अगर हम ऐड करें तो देखिए ट्वाइस ऑफ LH प्लस का BH, यही फॉर्मूला बनेगा। 2 बार BH को जोड़ दिया और 2 ही बार LH को। इन दोनों में हम देख रहे हैं H दोनों में कॉमन है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B यहाँ बचेगा, मल्टीप्लाई में H कर देंगे, क्योंकि है तो ये भी एरिया, तो यूनिट क्या रहेगी, स्क्वायर यूनिट्स। अब चाहे मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यूब की, तो देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस था, इनके साइड्स की मेजरमेंट का, यानी कि जो डिस्टेंस है, यानी कि हम बात करें लेंथ का, तो वह इसमें डिफरेंस था। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में जो भी ऊपर गिवन फॉर्मूला है क्यूबॉइड का अब तक हमने पढ़ा है, अगर इसमें LBH को अगर हम A की यूनिट मान लें, यानी कि LBA है, यानी कि एक ऐसा क्यूबॉइड की बात करें जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही A ही है, तो इस फॉर्मूले में तीनों जगह हम A रखेंगे तो A इंटू A क्या बन जाएगा, A क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलता है। डायगोनल की बात करें तो तीनों में ही A रखेंगे, तो देखिए अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना A हो गया, 3A स्क्वायर। अब जब हम रूट की बात करेंगे तो देखिए A स्क्वायर है इसलिए इस पे से रूट हट जाएगा, तो रूट 3A, ये सिर्फ यूनिट इसकी बनेगी, क्योंकि यह यूनिट है लेंथ की। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर या मीटर रहेगी, क्योंकि हमारे ये क्या थी, लेंथ के डिनोट कर रही है, यानी कि ये डायगोनल को ही बता रही है। तो रूट 3, इस पे ध्यान रखिएगा, रूट A के ऊपर अब नहीं लगेगा, A स्क्वायर होता तो हम रूट लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए LB की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए A स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी A स्क्वायर, यहाँ भी A स्क्वायर, कितने A स्क्वायर हो गए, 3A स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बच्चे, 6A स्क्वायर हो गया। जैसे अगर हम डायरेक्टली यहाँ से बात करें डायग्राम की मदद से, तो देखिए एक सरफेस का A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर और इसका भी A स्क्वायर, तो ऐसी कितनी साइड है, 6, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वहीं अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो बेस को छोड़ दीजिए और टॉप को छोड़ दीजिए, तो 2A स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल कितना बचेगा, 4A स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अच्छे इस तरीके से हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल यानी कि एग्जांपल दे रखे हैं, इसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है उस क्यूबॉइड का जिसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रॉड है यानी कि विड्थ है उसकी 6 मीटर और हाइट है उसकी 3.5 मीटर। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सपोज कर लीजिए अगर ये इस यूनिट के अलावा यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाता है कि इसकी जो ब्रॉड है, यानी कि ये ब्रॉड है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो बिल्कुल पहले इसे भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके फॉर्मूले को पुट करेंगे, अदरवाइज हमारी वैल्यूज गलत आ जाएंगी। तो यूनिट सेम रखनी चाहिए, इसके बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमारे पास में और वैल्यूज आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड यह क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स लगेंगी एक दीवार को बनाने में जिसकी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पर तीनों गिवन है। यदि एक ब्रिक है इतने, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इतने इसका मेजरमेंट है यानी डायमेंशन है। तो मेरी बेसिक सी बात समझिए, मान लीजिए इसका एरिया है 20, मान लेते हैं सिर्फ एक ये दीवार है फ्रंट की और इसका एरिया है 20। अब मैंने कहा कि एक ईंट का एरिया है 4, या मान लेते हैं कि एक ईंट का एरिया है 5। अगर एक ईंट का एरिया है 5 तो मान लेते हैं कि टोटल एरिया है इसका 20 और एक ईंट का एरिया 5, तो कितनी जगह घेरेगी, एक ईंट लग गई 5 की, एक और ईंट लग जाएगी यहाँ पर 5 की, एक और लगा दिया हमने और एक और लगा दिया, तो टोटल ईंट कितनी आएंगी बच्चे, यहाँ से 4 ही ब्रिक्स यहाँ पर लगेंगी। तो बेसिकली ये हमने कैसे निकाला कि टोटल एरिया जितना भी था उसको पर एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दिया, यानी 20/5 कर दिया, हमारे पास में वैल्यू आ गई 4।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितने ब्रिक्स लगेंगे एक दीवार में जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यानी टोटल वॉल्यूम हम इस वॉल का निकाल लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम निकालने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट सेम बनाना ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा वैल्यू गलत आ जाएगी। तो देखिए यूनिट कैसे सेम बनेगी, हम देख रहे हैं यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ सिर्फ ये दो यूनिट ऐसी हैं जो कि मीटर में। तो आप किसी को भी किसी में बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसे सॉल्व करना आसान है। 800 सेंटीमीटर हो गया और 6 मीटर में हो जाएंगे 600 सेंटीमीटर। 800, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, हम बेसिक क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 22.5 सेंटीमीटर में इसे रख दिया, अपॉन में हर एक ब्रिक की मेजरमेंट कितनी है, 25 इंटू का 11.25 इंटू का 11.25 हो गया, और यहाँ पर 6 लिखा है, इसे 6 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखिए अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे लिए सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती। तो बेसिक क्या है, इस तरीके से छोड़िए, अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। देखिए 25 4 जा होते हैं 100, और यहाँ पर 8 पहले से है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दोबारा समझिए मैं क्या कहता हूँ, अगर इस 800 को अगर आप ऐसे मान लो कि 8 इंटू 100 था यहाँ पर, तो भी तो 800 ही बनेगा। अब 25 को 4 बार में अगर हम काट दें तो 100 आ जाता है, तो 8 4 जा 32, यानी कि ये कितने टाइम में गया, 32 टाइम में चला गया। 6 के इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 100। पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 11.25 और यहाँ पर 22.50 है। तो बेसिकली पॉइंट के बाद में अगर एक प्लेस के बाद कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका दोगुना हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 32 इंटू 2 64, और 64 100 यहाँ पर फाइंड आउट करके हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 बाय 5। तो देखिए बेसिकली अगर हमें लॉन्गेस्ट पोल की बात करनी है तो लॉन्गेस्ट पोल वो रहेगा जो कि हमने अभी रूम की डायगोनल की बात करी थी। सबसे लंबी जो इसमें पोल यानी कि हम कहें कि जो डायमेंशन बनेगी वह किसकी बनेगी, डायगोनल की बनेगी। बाकी और कोई केस नहीं है जिसमें हम सबसे लंबा पोल यानी कि हम डायमेंशन वाली कोई चीज को पुटअप कर सकते। तो सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है LBH, लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट पाइप की, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ ऑफ द डायगोनल। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर को करने से पहले हमें बेसिकली क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए, हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, हमें स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमसे बोला जा रहा है कि 256 दे रखा है, 225 दे रखा है, 289 दे रखा है वैल्यू, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कितनी तेजी से इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 225 यहाँ पर दे रखा है, तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आपकी कैलकुलेशन यानी हम बात करें टाइम जो लग रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कम से कम हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिएगा या एक जगह इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा 1 से लेकर 15 तक के क्यूब को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर में हमें क्यूब के बारे में भी जानना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। तो देखिए एक फील्ड है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन में गिवन है। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, किसी फील्ड के किसी एक कॉर्नर से ए पिट यानी कि एक गड्ढा खोदा गया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 10 बाय 7.5, और यह गड्ढा जो है ये डी पर गया यानी कि इसको नीचे की तरफ खोदते गए कितने मीटर में, 8 मीटर तक खोदते गए। इसका मतलब हमने जो गड्ढा खोदा है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट यानी डायमेंशन क्या बनी, 10 बाय 7.5 बाय 8, और ध्यान रखिएगा यूनिट अगर तीनों मीटर में तो ये मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। द अर्थ टेकन आउट, अब इसमें से मिट्टी निकाल ली है हमने, और इस मिट्टी को कहाँ फैलाया, बचे हुए पार्ट पर फैलाया, यानी कि बचे हुए फील्ड पर इसी मिट्टी को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसी मिट्टी को जब हम यहाँ पर डालेंगे तो पूछा जा रहा है कि कितना लेवल इसका बढ़ेगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस इसके पीछे के कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और हमें आना चाहिए कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कुएं वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, इसे समझ लिया तो कुएं वाला क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया कितना है, 4000 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया हमने निकाल लिया। अगर हम इसके सिर्फ एरिया की बात करें, एरिया कैसे निकालते हैं, टॉप का जो एरिया L इंटू बी, अभी हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, तो एरिया हमने निकाला 75 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना था 4000, और एरिया बच कितना गया, 75 को घटा देंगे यानी कि ये एरिया कितना बच गया, 3925 मीटर स्क्वायर का एरिया अब बच गया। इसी एरिया पर अब हमें मिट्टी को फैलाना है। तो अब बेसिकली हमें क्या समझना है,
यहाँ से ये समझ में आता है कि अब हमने मिट्टी कितनी निकाली, टोटल इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से मिट्टी निकल कर आई 600 मीटर क्यूब। अब देखिए ये जो मिट्टी निकल कर आई ये इसका वॉल्यूम है, ये क्या है बच्चे, इसका वॉल्यूम है। अब इसे अगर मैं इस सरफेस पर डालूंगा तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। अब मिट्टी कितनी है 600 मीटर, यानी कि इतनी मिट्टी 600 मीटर क्यूब के बराबर की मिट्टी है। इतनी मिट्टी को फैलाना है, किस एरिया पे फैलाना है, 3925 मीटर स्क्वायर के एरिया पर फैलाना है, जिसकी हमें हाइट तो पता ही नहीं है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, बेसिकली हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, इस पर आते हैं। तो हाइट कैसे निकलेगी, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 600 को डिवाइड कर देना है 3925 से। सो ये क्या बन के आएगा, हाइट बनकर आएगी। अगर ये हाइट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में यूनिट होगी, क्योंकि देखिए ये भी हमने मीटर क्यूब लिया है, ये मीटर स्क्वायर है। अगर ये मीटर क्यूब है तो ऊपर आ गया मीटर क्यूब, और 3925 क्या है, ये मीटर स्क्वायर है, तो अपॉन में आ गया मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए अपने आप यूनिट किस में बनेगी, मीटर में बनेगी। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई बच्चे इसलिए कर दिया क्योंकि मीटर को हमने किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया। क्योंकि जो अगर हम मीटर में ही निकालते तो इसकी वैल्यू 0.5153 आ जाती, जो कि बहुत ही छोटी बदला लगती देखने में, इसलिए हमने इसे किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी। 15.3 सेंटीमीटर इसकी क्या बनेगी बच्चे, हाइट बन जाएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। देखिए क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 182 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बी 8 मीटर एंड 6.5 मीटर। हमें बताना है इसकी डेप्थ, यानी कि इसकी बेसिकली हाइट बतानी है। तो देखिए फॉर्मूले में वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो 182 इक्वल्स किसके हो जाएगा, 8 इंटू 6.5 इंटू के हाइट के बराबर यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, तो 182 डिवाइड बाय 8 इंटू 6.5। बेसिकली मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है कि आप इसे इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए और यहीं से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। देखिए 2 5 जा 13 5 जा 13 से इसे डिवाइड करिए, 13 इंटू 1 13 और 52 बचेगा, 13 4 जा 52। 2 टाइम्स में 4 में कट जाएगा, 2 2 जा और यहाँ 7 2 जा, यानी कि 7/2 यहाँ पे वैल्यू बनेगी, मीन्स 3.5 मीटर इसकी डेप्थ आ जाएगी। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। तो देखिए किसी रिजर्वायर का वो जो वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। बेसिकली रिजर्वायर किसे कहते हैं, जिसमें हमने पानी फिलअप करके रखा होता है, यानी एक तरीके से डैम हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब। वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसमें पानी को डाला जा रहा है, इट एट अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। तो देखिए बेसिकली कहता क्या है कि एक यहाँ पर रिजर्वायर है, सपोज कर लीजिए ये यहाँ पर रिजर्वायर है और हम इसमें पानी को पोर कर रहे हैं, किस रेट से, 60 लीटर, कितने टाइम में, 1 मिनट में। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी इसके अंदर जा रहा है, 60 लीटर के बराबर जा रहा है। कहता है कि कितना समय लगेगा इस पूरे रिजर्वायर को फिलअप करने में। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 108 मीटर क्यूब, और हमारे पास में जो रेट दे रखा है, जिस रेट से पानी इसके अंदर फिलअप हो रहा है वो किसमें, लीटर पर मिनट में। तो बेसिकली सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यूनिट सेम करने का करना है, तब जाकर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, मान लेते हैं कि ये एक रिजर्वायर है और इसकी टोटल वैल्यू है 100। सपोज कर लेते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू है 100 मीटर क्यूब। अब 1 मिनट में अगर इसमें 10 मीटर क्यूब पानी इसके अंदर फिलअप हो रहा है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पूछा जाए कि कितना समय लगेगा। तो बेसिकली हमें पता है कि 100 मीटर क्यूब भरना है, 1 मिनट में 10 आ रहा है, तो इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो टोटल क्वांटिटी यानी कि टोटल हमारे पास में समय निकल कर आ जाएगा कितना, 10। जब समय हम तभी निकाल पाएंगे जब ये यूनिट क्या हो, बेसिकली सेम रहे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें यूनिट को सेम करना है। तो देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उससे पहले प्रैक्टिस करनी होती है हमें, और प्रैक्टिस में हम इन बड़ी बड़ी क्वेश्चंस की वैल्यू को छोटा करके अपने अकॉर्डिंगली इसे समझ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जाना था कि वैल्यू है यहाँ पर लीटर में और ये दे रखा है मीटर क्यूब में, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। इसे बदल लेंगे तो कितना आएगा, 108 इंटू का 1000। मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यह आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अब देखिए टोटल वॉल्यूम है इतना लीटर, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कि 100 लीटर था, जैसे मीटर क्यूब मान लेते 100 लीटर था और 20 लीटर आ रहा है 1 मिनट में, तो टोटल समय कितना लगेगा, 5 मिनट या 5 घंटे, जो भी हमने टाइम माना। मान लेते कि एक
आर में 20 लीटर आ रहा है, तो टोटल समय कितना लगेगा 5, इससे इसको डिवाइड करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 लीटर है और यहाँ भी लीटर है, तो लीटर से तो लीटर हट जाएगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, टाइम में आ जाएगी। किस तरीके से टाइम में आएगी, देखिए यूनिट वाइज चलते हैं तो किस तरीके से हम टाइम में बदलेंगे। देखिए 108 इंटू का 1000 लीटर अपॉन, हमने इसे डिवाइड करना है 60 लीटर पर मिनट से। 60 लीटर जब पर मिनट करेंगे तो ये पर मिनट कहाँ चला जाएगा, बेसिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये किसे अपने आप में बताएगा, टाइम को बताएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 6 से ये कट जाएगा, कितने टाइम से में कटेगा, 3 टाइम में, सॉरी अगर हम इसे काटते हैं तो बेसिकली ये कितनी देर में कटेगा, तो ये कटेगा 6 1 जा 6 और 6 4 यानी 18, यानी कि 1800 मिनट इसे लगेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कितने आवर्स, अब हमें इसे आवर्स में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो फाइनल समय पूछा वो आवर में पूछा, तो इसे अगेन 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा 30 आवर। इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 30 आवर्स, यानी कि 30 घंटे लगेंगे तब जाकर पूरा रिजर्वायर फिल्ड अप हो पाएगा, यदि पानी 60 लीटर पर मिनट रेट से निकल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन 60 बाय 45 बाय 32। यूनिट देखिए सेंटीमीटर में ही है। थिकनेस वुड की बता रखी है 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। ये एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, फिर हम इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि वुड का वॉल्यूम निकालिए जो कि किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने में लगा, जिसकी आउटर डायमेंशन यहाँ पर मेंशन्ड है। बच्चे जब अगर यहाँ पर आउटर डायमेंशन मेंशन्ड है तो ये बॉक्स कुछ ऐसा रहेगा, खुला बॉक्स है। ये क्या मान लेते हैं, एक ये खुला बॉक्स है। इस टाइप से ये रेक्टेंगुलर टाइप से ये बॉक्स बना हुआ है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है और इसका ये टॉप की बात हम करेंगे। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का ये बॉक्स यहाँ पर मौजूद है। तो अगर देखिए इस टाइप से ये बॉक्स है, अब हमें क्या समझना है इसमें, बेसिकली ये समझना है कि ये हो गया इसका खुला हुआ हिस्सा। अगर हम इसमें देखें तो अंदर से क्या है, ये खाली है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कैपेसिटी बताइए इस बॉक्स की। तो देखिए अगर ये अंदर से खाली है तो सिर्फ अंदर का ही इस वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। अंदर का वॉल्यूम तो जब निकलेगा जब हम अंदर की लेंथ ब्रेथ हाइट की बात हम कर लेंगे। हमारी ये लेंथ होगी, हमारी ये ब्रेथ होगी और अंदर की जितना ये डीप है वो हमने हाइट की बात कर ली। तो क्या हम इसमें आउटर डायमेंशन को लेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें इसकी इनर डायमेंशन को लेकर इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इतना हमारे समझ में आता है। अब देखिए कहता है कि जो आउटर डायमेंशन है, यानी कि यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है वो है 60। लेंथ अगर हमने इसे मान लिया, यहां से यहां तक बेस मान लेते हैं तो ये है 45 और हाइट अगर हम माने तो ये है टोटल 32 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या कहता है कि ये जो लकड़ी इसमें लगी है इसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो बेसिकली बस इतना समझिए अभी कि अगर इसकी थिकनेस 2.5 है तो दोनों साइड इसकी थिकनेस 2.5 होगी। देखिए यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5। तो क्या हमारे इनर डायमेंशन 60 ही रहेगी, बिल्कुल नहीं। 60 से कितनी कम हो जाएगी, 2.5 यहाँ पर, 2.5 यहाँ पर, यानी कि 55 सेंटीमीटर अंदर की डायमेंशन रहेगी। यानी कि इनसाइड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर। अब अगर हम ब्रेथ की बात करें तो देखिए ब्रेथ की भी बात करेंगे तो ये वाली साइड और इस तरफ अगेन 5-5 का 2.5 का डिफरेंस आएगा। यानी ये भी 40 ना रह के कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 45 ना रह के कितनी बचेगी, 40 ही रहेगी। लेकिन ध्यान क्या देना है हमें, इसकी हाइट पर ध्यान देना है। तो यदि देखिए इन्होंने बोला है क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स क्लोज्ड है तो इसका मतलब ऊपर भी ढक्कन इसका लगा हुआ है और आउटर डायमेंशन दे रखी है। तो इसकी हाइट यहाँ भी 2.5 और यहाँ भी 2.5 हम माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर ये ओपन बॉक्स होता उस केस में ऊपर से तो ये खुला ही रहता, तो क्या ऊपर 2.5 माइनस करते, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ नीचे ही 2.5 माइनस करना रहता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज्ड बॉक्स है तो 2.5 ऊपर भी माइनस करेंगे और बच्चे 2.5 नीचे से भी माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे की भी ये जो चौड़ाई है इसकी, यानी जो थिकनेस होगी, मोटाई रहेगी, वो इसकी 2.5 यहाँ पर भी रहेगी। इसलिए यह भी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 32 में से 5 माइनस करेंगे 27 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है अब वो कितनी रहेगी, 27 सेंटीमीटर रह गई। तो हमें निकालना है कैपेसिटी बॉक्स की। तो बॉक्स की कैपेसिटी कितनी आएगी, 55 × 40 × 27। हमने इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है कि कितनी लकड़ी लगेगी इस पूरे आउटर बॉक्स को बनाने में। तो देखिए लकड़ी कैसे हम निकालेंगे, लकड़ी जब निकलेगी हमारी जब हम बाहर का टोटल वॉल्यूम और अंदर के टोटल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बाहर का टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
इसकी आउटर डायमेंशन 60 बाय 45 बाय 32 को मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा उसमें से अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो किसका आएगा, इस पूरे क्यूबॉइड के ये यानी कि इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा। जो भी इसमें लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। आउटर में से इनर के एरिया वॉल्यूम को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम का भी फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी वॉल्यूम ऑफ लकड़ी यहाँ पर यूज होगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ओपन रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिस्टम यानी कि एक तरह से टंकी है, एक ओपन खुली हुई टंकी है जिसकी की आउटर डायमेंशन दे रखी है 1.35 मीटर, 1.08 मीटर, 90 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यूनिट चेंज पहले ही कर देनी है। देखिए मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 135 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे आ जाएगा 108 सेंटीमीटर, और ये 90 सेंटीमीटर गिवन है। इसे किससे बनाया गया, आयरन से बनाया गया, जिसकी जो कि कितना थिक है 2.5 सेंटीमीटर थिक है। यानी कि सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि यहाँ पर अब बॉक्स कैसा ओपन है, कोई चेंज नहीं, सभी की डायमेंशन यानी लेंथ से ब्रेथ से 2.5 अगर इसकी थिकनेस है तो दोनों साइड 2.5 यानी कि 5 इससे भी माइनस हो जाएगा, 5 ही इससे भी माइनस हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए क्या हाइट से भी 5 माइनस होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर से अब ये बॉक्स क्या है, खुला हुआ है, खुला है तो यहाँ पर 2.5 थिकनेस ही नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी थिकनेस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ढक्कन ही नहीं लगा है। तो इसका मतलब सिर्फ हाइट के केस में 2.5 ही माइनस होगा, बाकी दोनों केस में 5 माइनस हम करेंगे। तो देखिए डेप्थ में कितना माइनस किया गया, सिर्फ और सिर्फ 2.5, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना था। इसके बाद हमें कैपेसिटी निकालनी है, अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपेसिटी निकल जाएगी, कितनी लोहा लगा, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे तो वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। और ध्यान क्या रखना था, क्लोज बॉक्स और ओपन बॉक्स का हमें ध्यान रखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जिसकी मेजरमेंट है 8। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू कितनी दर की, 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है 8 × 8 × 8। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर क्यूब याद है तो हमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर, देखिए स्क्वायर तो हमें याद ही होगा, 8 × 8 64 × 8। अगर हमने इसके क्यूब को याद कर लिया तो वैल्यू बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे और अपने टाइम को बचा लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया बोला है तो इसमें हम टॉप और बेस को ऐड नहीं करेंगे, तो हमने समझा था कि 4a² इसका एरिया रह जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, वॉल्यूम के केस में यूनिट क्यूब में, सरफेस एरिया के केस में यूनिट स्क्वायर में, और अगेन टोटल सरफेस एरिया यानी कि अब इसमें टॉप और बॉटम का एरिया भी जोड़ देंगे, यानी कि 6a²। अगेन इसका एरिया किस में रहेगा, यूनिट स्क्वायर में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले का यूज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है, यदि टोटल सरफेस एरिया इतना है तो देखिए हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², इसकी वैल्यू दे रखी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो तब निकलेगा जब हम a क्यूब फाइंड आउट कर लें, और a क्यूब अब हम कैसे निकालेंगे हमें सिर्फ यही समझना है। तो बेसिकली हम यहाँ से a² निकालते हैं, तो a² आएगा 486/6। जब 486/6 करेंगे ये वैल्यू बनेगी 81। अगर a² 81 है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पर बनेगा 81, या स्क्वायर से यहाँ पर रूट चला गया, यानी कि a की वैल्यू आएगी बच्चे 9 सेंटीमीटर। यानी कि एज कितनी आ गई, इसकी लेंथ कह लीजिए, चाहे ब्रेथ कह लीजिए, चाहे हाइट कह लीजिए, तो बेसिकली हम इसकी एज को बोल देंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी 9 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 9 × 9 × 9, और वैल्यू होती है इसकी 729 सेंटीमीटर। अब यूनिट क्या लिखेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्यूब यहाँ पर यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343। तो देखिए वॉल्यूम दे रखा है 343, यानी कि a क्यूब की वैल्यू कितनी है, 343। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें, यानी कि इसका क्यूब रूट हमें कर देना 343। क्यूब रूट करना है तो यहाँ पे 3 भी लगाना जरूरी हो जाता है। स्क्वायर के केस में हम 2 लगा भी सकते हैं या नहीं, ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि स्क्वायर रूट को ही बता रहा है। 343 बेसिकली 7 का क्यूब रूट होता है, तो 7 यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया 6a², 6 × 7 × 7। अब मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 49 × 6। अब देखिए 49 × 6 हम कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे मान लेते हैं 50, तो 50 × 6 इज 30, 300, और हमने 50 माना यानी कि 50 - 1, तो 6 इसमें से घटा दीजिए, तो बेसिकली कितना बनेगा 294। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए,
9 6 54, कैरी 5, 6 4 24, 24 और 5 29। तो कैसे भी कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से इसके आंसर को निकालते हैं। तो अगर आप 294 लिख के आएंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा ये क्या था, सरफेस एरिया। तो बेसिकली यूनिट मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो यूनिट कितनी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब समझते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं। तो देखिए सिलेंडर हमने देखा है अपने घरों में, हमने गैस सिलेंडर को देखा है। तो बेसिकली वह सिलेंडर क्यों, उसकी शेप की वजह से। सर्कुलर स्टोरेज टैंक होते हैं, सर्कुलर पिलर होते हैं, जो कि मेट्रो के पिलर होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी रहते हैं और कुछ दूसरे फॉर्म में भी इस टाइप से भी रहते हैं। तो हमें सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो देखिए सर्कुलर पेंसिल हमारी जो होती है सर्कुलर फॉर्म में होती है, हमारे पेन सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी सभी शेप को हम बोलते हैं सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर बना है वो बना कैसे, इसे समझते हैं पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड से ही हम इसके समझने से ही हम फॉर्मूला बना पाएंगे। देखिए एक कॉइन को लीजिए, अब नीचे से कॉइन कैसा है, सर्कुलर शेप में है, इतना हमें पता है। अब इसके ऊपर एक और कॉइन को रख दीजिए, इसके ऊपर एक और कॉइन को रख दीजिए, इसके ऊपर एक और कॉइन को रख दीजिए। इस टाइप से क्या बन जाता है, एक सिलेंडर फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। अब इस सिलेंडर का एक सर्कल का जो रेडियस होगा वही इस सिलेंडर का भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो सिलेंडर के रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। बहुत सारे कॉइन रखने के बाद में इसकी कुछ हाइट बन जाएगी, तो इसी को हम सिलेंडर की हाइट कह देते हैं। जो नीचे वाला सर्कुलर बेस होता है, जो कि सबसे पहला सिक्का रखा गया था, वही इसका सर्कुलर एंड हो जाता है, तो वही उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेस कह देते हैं। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा सेंटर से नीचे वाले सेंटर को जोड़ दें तो यह इसका क्या बन जाता है, एक्सिस बन जाती है। अब लेंथ हमने समझ लिया, लेंथ और हाइट के बारे में बात कर ली। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए जब इस सिलेंडर की एक्सिस और नीचे वाले सरफेस जो है, नीचे वाला सरफेस कैसा है, सर्कुलर, इसका रेडियस जो रहेगा, इनके बीच में जो एंगल है अगर 90 डिग्री बनना है, इसका मतलब ये बिल्कुल सीधा इरेक्ट फॉर्म में ये खड़ा हुआ है सिलेंडर, तो इस केस में इसे बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर है, सर्कुलर फॉर्म में, राइट कब है, जब इसके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर ये टिल्टेड फॉर्म में होगा, मान लेते कि ये अभी भी इस फॉर्म में है, टिल्टेड फॉर्म में, तो अब देखिए एक्सिस ये है लेकिन रेडियस अब भी यही है, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं, एंगल अब भी 90 डिग्री है, तो उस केस में भी ये कैसा रहेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही रहेगा। लेकिन अगर सिलेंडर ऐसा बन जाए, तो अब देखिए एक्सिस ऐसे है जबकि ये हमारा रेडियस है, अब एंगल चेंज हो गया, तो इसलिए अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा। इस बात को हमें समझना था। अब देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं, बिना फॉर्मूला हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बहुत ही आसानी से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल लेंगे, आपको याद भी नहीं रखना। तो देखिए बेसिकली इसमें चेंज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने सिलेंडर बनाया कैसे था, बहुत सारे सिक्कों को जोड़कर हमने यहाँ पर क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया था। और मैंने आपको समझाया था कि वॉल्यूम किसी भी शेप का हम कैसे निकालते हैं, जब एरिया ऑफ बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, इसके हाइट से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला था, L इंटू बी, बेस का एरिया इंटू का हाइट। अगर हम इस बेस की बात करें तो सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम आ गया पाई स्क्वायर एच। रेडियस किसमें होता है, सेंटीमीटर में। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी बात हम नहीं कर रहे क्योंकि इसकी अपनी कोई यूनिट भी नहीं होती, इट इज अ रेशियो। आर की बात करें तो देखिए सेंटीमीटर या मीटर किसी में भी यूनिट होगी, 2 बार है तो इसके मतलब इस पे स्क्वायर लगा होगा। मल्टीप्लाई इसकी हाइट से करेंगे तो यूनिट सेम रहेगी, तो हाइट भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, इसलिए इसकी यूनिट में भी क्या आ जाता है, यूनिट में क्यूब आ जाएगा, यानी ये क्यूब यूनिट में वैल्यू आएगी। फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर बेस ऑफ का एरिया इंटू का हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हम जिस तरीके से निकालेंगे उसमें हम बेस के एरिया को काउंट ही नहीं करेंगे और इसमें हम टॉप के एरिया को भी काउंट नहीं करेंगे। तो अब समझते हैं कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकला कैसे, फिर इस फॉर्म में आया कैसे। बहुत ही आसानी से हम इसे समझ लेंगे। एक बार अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए क्या करिए, एक सर्कुलर सीट लीजिए, एक सीट लीजिए, ये हमारी एक सीट है। अब इस सीट का कोई लेंथ होगी और इस सीट की अपनी कोई ब्रेथ होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसे फोल्ड करिए। अब इसे अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं तो ये जो L थी ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा और ये हमारी ब्रेथ यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जो B था वो B तो यही रहेगी हाइट, लेकिन जो L थी यानी लेंथ थी इसे हमने रोटेट करके क्या बना दिया, सर्कुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रही है, इसकी लंबाई, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई r होती है बच्चे सर्कमफेरेंस की वैल्यू।
तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर आ जाएगी। अगर 2 पाई आर सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई, अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी। अगर इसकी लेंथ 2 पाई आर के बराबर है तो इसका मतलब ये 2 पाई आर रही होगी। और अगर हमने इस बी को, बी यानी बेसिकली हाइट है, तो इस हाइट को अगर हम h मान लें तो यानी इसमें भी h, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम किससे कर दें, h से, तो क्या इसका सरफेस एरिया आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि इस पेपर का सरफेस एरिया आ गया और यही पेपर को हमने फोल्ड करके बनाया। अब देखिए ये ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, तभी तो यहाँ पे देखिए जब हम सर्कल की इस सीट को फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ऊपर नीचे। लेकिन क्या हमने ऊपर का एरिया काउंट करा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुला हुआ है। तो इसलिए ये एरिया कौन सा होगा, हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसे हम कहें लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई आर इसकी लेंथ थी, क्योंकि इसे हमने फॉर्म करके सर्कल में बदल लिया, और इसकी हाइट, इसलिए फॉर्मूला बनेगा इसका 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या वैल्यू बनेगी, 2 पाई आर एच। अब आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया में चेंज क्या आ जाएगा, इसे समझते हैं। तो देखिए 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच किसका एरिया आया, इस कर्व्ड फॉर्म का। अब हमने इसमें दोनों सर्कल अगर ऊपर और नीचे से ढक दें तो 2 सर्कल और हमने इसमें जोड़ दिए। एक सर्कल का एरिया हमने समझ ही लिया था, पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा तो इसमें हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई को कॉमन कर लिया और आर दोनों में एक आर को कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, आर प्लस का एच या एच प्लस का आर। यूनिट की बात करें, क्योंकि एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट्स। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो बच्चे मीटर में ही रहेगा। अब इसके बेसिस पे कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, यानी एग्जांपल्स को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली मेरा मोटिव यहाँ पर यह है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊं कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। आप कैलकुलेशन पार्ट, ये आपका काम है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको टेबल याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक, इसके अलावा आपको स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक, और इसके अलावा आपको क्यूब याद होने चाहिए एटलीस्ट 15 तक। इसके बाद में आपकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से करिए, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी होती जाएगी। देखिए वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट भी है सेंटीमीटर में। दोनों ही चीजें हमें सिर्फ इसमें क्या चाहिए, रेडियस और हाइट की जरूरत है। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस दे रखा बेस का 176, यानी कि इसकी वैल्यू है जो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू दे रखी है 176। तो हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसके बराबर रख देंगे 176 को। अब बोला गया है इसकी हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है बच्चे, 65 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम तो हम जब निकाल पाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट बिल्कुल है हमारे पास में, लेकिन रेडियस यहाँ पर गिवन नहीं है। रेडियस के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, इससे हम रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे। 22/7 इंटू का आर बराबर 176। 2 टाइम्स में अगर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगी हमारी 28। अब इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 इंटू 28 2 बार, इंटू का हाइट है 65। यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर सारी यूनिट सेम है तभी हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज पहले यूनिट को सेम बनाएंगे। यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी। तो देखिए एक टैंक है सिलेंडर फॉर्म में, इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम गिवन है। डायमीटर दे रखा है 16 मीटर। तो देखिए डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है तो रेडियस हो जाता है 8 मीटर। तो रेडियस हमारे पास में आएगा 8 मीटर। वॉल्यूम दे रखा है यानी कि 5632 बराबर किसके हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू का एच के बराबर यहां से हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आसान है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेपर है जिसकी विड्थ है 14 मीटर और अलोंग इट्स विड्थ, तो 40 मीटर विड्थ को इसे घुमा दिया जाता है। तो अगर हम इसे घुमाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगा, और इस फॉर्म में बदल जाएगा तो क्या विड्थ में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं। ये 14 है तो ये 14 ही रहेगी।
लेकिन इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना है बच्चे 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम बताइए सिलेंडर का, तो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और ये हमारे लिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे बोला जाता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें इसकी लेंथ का पता होना जरूरी था। तो इस लेंथ को हम तो जब भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में इसकी वैल्यू पता हो। और ये कैसे बना, इसे फोल्ड करके, तो इस फोल्ड करने का मतलब सर्कमफेरेंस। तो इस केस में हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना होता है, 2πr इसका सर्कमफेरेंस आता, तब जाकर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल पाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है 22/6 का, यानी कि ये इसकी 22 हो जाएगी सेंटीमीटर और ये इसकी 6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू रहेगी। इसे ओवरलैप नहीं करा गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, कि ये वाली चीज जस्ट इससे हमने चिपका दी है। और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोल्ड करा गया है 6 सेंटीमीटर को पकड़ कर इसे हमने घुमा दिया। तो ये जो 22 है ये बेसिकली क्या है, इसकी लेंथ है, और यही 22 इसका सर्कमफेरेंस भी बन जाएगा। तो 22 तो सर्कमफेरेंस, हमें यहाँ से रेडियस निकालना है, तो 2πr बराबर का 22। अगर हम यहाँ से रेडियस की बात करें तो देखिए 2 × 22/7 इंटू का r बराबर 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 3.5 कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। हमारे पास में रेडियस भी है, हाइट भी, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल which is 16 meter deep and which has a radius of 3.5 meter. If the earth taken out is spread over a rectangular plot of dimension given है, हाइट बतानी है। तो देखिए बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग, कि किसी एक कुएं में से कितनी मिट्टी को हम यहाँ से निकाल लें। एक कुआं है जिसकी डेप्थ है 16 मीटर और इसका रेडियस है 3.5 मीटर। अब इसमें से हमें मिट्टी को निकालना है, तो वॉल्यूम हमें फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास में गिवन है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, इतना वॉल्यूम मिट्टी यहाँ से निकलेगी। तो कितनी वॉल्यूम मिट्टी निकली, 616 मीटर क्यूब वॉल्यूम मिट्टी निकली। अब इसी मिट्टी को हमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट पर डालना है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट पर डालना है तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का वॉल्यूम कितना है, 25 × 16 × और हाइट हमें फाइंड आउट करनी, तो हाइट को मान लेते हैं h मीटर में। तो ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वॉल्यूम। इस प्लॉट के वॉल्यूम में इतने मिट्टी को बिछाना है। तो बेसिकली किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, 616 को इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हाइट को ही डिनोट करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कहता है कि अ क्लोज मेटेलिक सिलेंडर बॉक्स इज 1.25 मीटर हाई। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जो कि 1.25 मीटर की हाइट का है, जिसका बेस हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। इफ द शीट ऑफ मेटल कॉस्ट, अगर उसे बनाने में इतना मेटल की शीट का 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है, हमसे पूरी कॉस्ट पूछिए और कैपेसिटी पूछिए उस बॉक्स की। तो देखिए सबसे पहला काम हमें यूनिट का ध्यान रखना है। तो यूनिट को देखिए किस तरीके से इन्होंने चेंज किया है। हाइट जो दे रखी है 1.25 मीटर में है, तो मीटर को डिवाइड करा 100 से, क्योंकि पॉइंट हटाया तो 100 लगा दिया। इसके बाद में इसे हमने बदल लिया 5/4। अब इससे हमने वैल्यू निकल कर आ गई हाइट 5/4 मीटर। अगर हम रेडियस की बात करें 35 सेंटीमीटर, इसे भी हमने बदल लिया मीटर में। इसके बाद में देखिए एरिया ऑफ मेटल यूज, क्योंकि जो मेटलिक बॉक्स है वह क्लोज्ड है तो ऊपर भी बॉक्स सर्कल होगा, नीचे भी सर्कल होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 80 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जितना भी मीटर स्क्वायर है उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा रुपीज में। अब ये आंसर निकल कर आ गया हमारी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी के केस में वॉल्यूम निकालना है, तो गिवन है सारी क्वांटिटी, हम वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे। वॉल्यूम के केस में ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू किस में बदल जाएगी, लीटर में। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम इसे लीटर में ही बताएं। तो सेंटीमीटर क्यूब में जब भी यूनिट आएगी इसे 1000 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड। तो आंसर किस में आएगा बच्चे, लीटर में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसके एग्जांपल का है। इसकी अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। एक आयरन पाइप है जो कि 21 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी एक्सटर्नल डायमीटर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है वह 8 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप, तो बेसिकली जैसे हमने क्यूबॉइड में बॉक्स वाला पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इतना है, ये है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर है 8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4। तो यानी कि डायमीटर टोटल 8 था, तो रेडियस कितनी रहेगी बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 4। लेकिन रेडियस 4 रहेगी, लेकिन अंदर की रेडियस की बात करें तो देखिए अंदर की रेडियस कैसे निकलेगी, ये हमारा सर्कल है, ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वह है 4। तो बेसिकली अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। अंदर की रेडियस हमें पता है, क्योंकि
आयरन पाइप है तो इसका मतलब ये ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, क्लोज यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है 21। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में हमें टोटल जो रेडियस लेना है वो आउटर का लेना है और इंटरनल में हमें अंदर का रेडियस लेना है। तो दोनों केस में देखिए रेडियस में फर्क आया, बाकी सारी वैल्यू सेम है, वैल्यू निकाल लिया। अब वॉल्यूम निकालना है तो आउटसाइड में से इनसाइड का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो लगने वाला वॉल्यूम है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, अगर मैं इसमें से इस अंदर के वॉल्यूम को घटा देता हूँ, यानी कि इतने वॉल्यूम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो बचा क्या, ये वॉल्यूम बच जाएगा। तो यही हमारा पाइप के केस में, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, हमारा जितना भी मैटर लगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम हमारा वेट आता है, तो हमें बताना है कितना वेट होगा उस पाइप का। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब में ही वैल्यू निकल कर आई है, तो इतने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट आ रहा है 8 ग्राम। तो हमें बताना है कि 462 सेंटीमीटर में कितना ग्राम वेट होगा, तो इसे 462 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसे हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में बदल लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में कहीं पर भी यह नहीं पूछा है कि वेट बताइए ग्राम में या किलोग्राम में। तो हमारा आंसर इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और किस तरीके से फॉर्मूला बना वो हमने देख लिया। इसके अलावा हमने इसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को देख लिया। तो अगर स्टिल इस चैप्टर के इस यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।